नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की सीबीआई जांच के लिए 20 सदस्यों की सीबीआई की टीम प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है और ये टीम जो है इस मामले की अब जांच करेगी, जो आज शाम तक प्रयागराज पहुंचेगी। सीबीआई टीम ज्वाइंट डायरेक्टर बिप्लब चौधरी के नेतृत्व में जांच करेगी। टीम में सीएफएल की अलग अलग डिवीजन के एक्सपर्ट शामिल हैं। लखनऊ के सीबीआई अधिकारी प्रयागराज में मौजूद हैं और महंत की मौत केस के सभी 3 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तो अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया है। इससे पहले एसआईटी ने तीनों जो आरोपी थे इस मामले के, उनको जो है हिरासत में लिया, जो कि अब न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले आपको बताएं कि इस मामले की सीबीआई को जो है ये मामला दे दिया गया था, जिसके लिए अब ये टीम जो है दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। सीबीआई की 20 लोगों की टीम का गठन इसके लिए किया गया है, जो अब इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के जो मामला है उसकी अब सीबीआई जांच यहां पर होने जा रही है। संदिग्ध हालात में उनका शव मिलने के बाद इस मामले की जो है वो जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसके लिए अब सीबीआई की जो टीम है वो प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। सुसाइड नोट के साथ ये भी खबर है कि मोबाइल में इन्होंने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड किया था, जो कि पुलिस के पास है। और अब इन तमाम पहलुओं को लेकर ये जो जांच है ये आगे बढ़ेगी। किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की या हत्या थी, इस सब बातों की जांच अब सीबीआई करेगी। जिन 3 लोगों का जिक्र सुसाइड नोट में किया गया था, जिनके नाम सामने आए थे, उन तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। न्यायिक हिरासत में इन तीनों को भेज दिया गया है और अब इस मामले की जो जांच है उसको सीबीआई को सौंपा गया है, जिसके लिए ये टीम अब दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। 20 सदस्यों की इस टीम में आपको बता दें सीबीआई टीम के ज्वाइंट डायरेक्टर बिप्लब चौधरी जो हैं उनके नेतृत्व में ये टीम अब जांच करेगी और इस टीम में सीएफएल की अलग अलग डिवीजन के एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है, जो कि सभी पहलुओं से इस मामले की जांच करेंगे, तहकीकात करेंगे और जो भी बात है इसको लेकर मामले को वो सामने लेकर आएंगे। जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूँ। मैं आनंद गिरी मुझे गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ। तो बता दीजिए। और जो भी तो आपको बता दें कि जिन परिस्थितियों में कमरे में महंत का शव जो है वो मिला था, उसके बाद तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हुए थे कि किन हालातों में ये हत्या थी या फिर आत्महत्या थी, क्योंकि एक सुसाइड नोट भी वहां से मिला था जिसमें ये बताया गया था कि किस वजह से जो है उन्होंने आत्महत्या की। और इस सुसाइड नोट को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कही गई कि ये उनकी हैंडराइटिंग में था या नहीं था, ये उन्होंने लिखा या नहीं लिखा। और जिन लोगों के नाम थे जो आरोपी हैं इस मामले में, वो आपको बता दें कि हिरासत में हैं। अब 3 लोग जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आनंद गिरी, संदीप तिवारी और आद्या तिवारी, इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। कमाल, अब सीबीआई की टीम जो है इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अभी तक अगर एसआईटी की हम जांच देखें तो वो किस दिशा में जाती है? हत्या और आत्महत्या को लेकर सवाल हैं इस मामले में। नहीं, देखिए, एसआईटी की जो जांच है, वो जो हम लोगों की जानकारी है, वो हमारे मुताबिक वो आत्महत्या की तरफ ही जाती है, क्योंकि उनके सुसाइड नोट के अलावा एक उनका वीडियो डाइंग डिक्लेरेशन है जो उन्होंने सेल्फी मोड में अपने मोबाइल से खुद शूट किया है। उनके एक शिष्य ने बयान दिया है कि एक रोज पहले उन्होंने उससे पूछा था कि मोबाइल से वीडियो कैसे बनाते हैं, उनको पता नहीं था। उसने उनको मोबाइल से वीडियो बनाना सिखाया। जो डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्ड करने के पहले रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये भी उन्होंने 1-2 बार टेस्ट किया उसमें। उसके बाद अपना वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया है और उनका मोबाइल पुलिस के पास है, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
दूसरा, उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी जो उनके कमरे में मौजूद थी। आश्रम में एक दो नहीं, बहुत दर्जनों लोग मौजूद थे जिनके सामने कमरा अंदर से बंद पाया गया और कमरा तोड़ के उनको निकाला गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो प्राइमरी एविडेंस हैं वो सुसाइड की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि उन्होंने कहा कि उन्हें अंदेशा था कि उनका शिष्य आनंद गिरी उनकी कोई तस्वीर किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में कोई मतलब बना करके मॉर्फ करके वो वायरल करना चाहता है। तो इस बात की आशंका में कि कोई ऐसा कर सकता है, इतना बड़ा आदमी जान क्यों देगा? जो आदमी प्रधानमंत्री को जानता है, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर उसके चरण छूते हैं, तो वो उसको पकड़वा सकता है, उसकी जांच करवा सकता है। साइबर सेल उनके प्रभाव में बहुत फौरी तौर पे जांच करके उनको क्लीन चिट दे सकता है और बता सकता है कि कैसे ये वीडियो या तस्वीर गलत तरीके से बना करके भेजी गई है, ये उनकी तस्वीर नहीं है, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ हो सकता है। उसके तमाम साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उसके लिए उन्होंने जान क्यों दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। तो अब सीबीआई इन सारे मुद्दों के ऊपर, सारे पहलुओं के ऊपर जांच करेगी। तो अब इस जांच को सीबीआई आगे बढ़ाएगी और इन तमाम सवालों पर, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच करेगी। शुक्रिया कमाल आपका सब जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर मुंबई के डोंबिवली की है। यहाँ पर 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 28 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 2 नाबालिग हैं और इस मामले में कुल 33 आरोपी हैं। पहले से गिरफ्तार 22 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर 18 से 24 साल की उम्र के हैं। जांच के लिए महिला एसीपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। सुनील हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। सुनील, बताइए इस मामले के बारे में, किस तरीके से ये आरोपी जो है इस लड़की को, इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया और अभी तक इसकी तफ्तीश जो है वो कहां पहुंची है? तभी जो शिकायत है उसके मुताबिक पहले उसमें से उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की, फिर उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बाद में एक एक कर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर पहले उसने 29 नाम बताए थे और 35 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, ये जानकारी हुई है। पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया पे के जरिए कई लोगों की दोस्ती हुई थी, उनकी आपस में उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है अलग अलग जगहों पे। पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक 35 में से 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 आरोपी भी उसमें से नाबालिग है, बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और साथ ही जो आरोप लगे हैं उनको साबित करने के लिए पुलिस तहकीकात कर रही है। अलग अलग जगहों पर जाकर पंचनामा करना, वहाँ की शिनाख्त करना, वहाँ से जुड़े सबूत जुटाना, ये सब काम पुलिस पैरेलल तौर पर कर रही है। और कोशिश पुलिस ये है कि जो आरोप है उसके तहत सभी की गिरफ्तारी हो जाए और जो मामला है वो एक सटीक बने, पुष्ट बने और सबूतों से मजबूत बने, ताकि उसको बाद में अदालत में उसको साबित किया जा सके। लेकिन वहीं जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से भी बातें उठ रही है, जो लड़के गिरफ्तार है उनके परिवार वाले भी सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि उनके बच्चे निर्दोष संदेश फंसाया जा रहा है। शुक्रिया आपका सुनील सब जानकारी के लिए। तो 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार का ये मामला है जिसमें अब जांच की जा रही है और 28 आरोपी जो हैं इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 33 इस मामले में कुल आरोपी हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के धार जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के ग्राम इकलारा में दिन दहाड़े 71 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई और बदमाश उनके जेवर लेकर फरार हो गए। हत्यारों ने महिला के दोनों पैर और सर भी काट दिए। ये घटना उस समय हुई जब वो अकेली खेत पर काम कर रही थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी आदित्य प्रताप सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही एफएसएल की टीम और क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच में जुट गई है। थाना सादलपुर में ग्राम इकलवारा में एक घटना हुई है जिसमें
अभी पुलिस मामले को पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेट कर रही है। सभी अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स आए हैं उस आधार पे अभी मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो लूट के और अन्य जो फैक्ट्स आए हैं तो उसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और आरोपियों को जल्दी ही राउंड अप किया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं। रोहिणी कोर्ट में नंबर 2 में जबरदस्त फायरिंग की खबर है। 3 से 4 लोगों की गोली लगने की 3 से 4 लोगों की खबर है और दिल्ली के एक बड़े अपराधी के भी मारे जाने की खबर यहां से आ रही है। तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट हुआ है और इस शूट आउट में 3 से 4 लोगों को गोली लगने की खबर जो है वो आ रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए क्या खबर है? देखिए, जानकारी ये मिली है कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट नंबर 2 में कुछ देर पहले काफी जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसमें 3 से 4 लोगों को गोलियां लगी हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरी फायरिंग में दिल्ली का जो एक बहुत बड़ा छात्र अपराधी था जितेंद्र उर्फ गोगी, उसकी मौत हुई है। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट रूम के अंदर ही उसको गोली लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई है। इसके अलावा इसमें 2 लोग और इंजर्ड हुए हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये कौन लोग हैं, ये वकील हैं या वकील के रूप में बदमाश थे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन काफी जबरदस्त फायरिंग हुई और उस फायरिंग में 3 से 4 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो सबसे शातिर अपराधी था जितेंद्र उर्फ गोगी, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूटपाट, robbery, इस तरह के बहुत सारे इस पर केस दर्ज हैं। और उसको हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुड़गांव से गिरफ्तार किया था और आज वो कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। और पेशी के दौरान ही उसको वहां पर गोली मार दी गई और साथ में 2 लोग और इंजर्ड हुए हैं। तो फिलहाल अभी पुलिस की मौके पर है, पूरी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी कोर्ट, जो कि इतना सुरक्षित कोर्ट है, जहां पर चारों तरफ सिक्योरिटी होती है, दिल्ली पुलिस के जवान होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर कैसे कोर्ट के अंदर बदमाश पहुंच गए और वहां ये पूरा जो एक तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई कि कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 3 से 4 लोगों को गोली लगी है। और ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, ये कहा जा रहा है कि जितेंद्र गोगी मौके पर ही मारा गया है। मुकेश, इन गोली चलाने वाले बदमाशों को क्या पकड़ लिया गया है और जो घायल लोग हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं है कि गोली चलाने वाले कौन लोग हैं, क्योंकि पुलिस मौके पर है। क्या कोई मौके से पकड़ा गया, ये भी साफ नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जितेंद्र गोगी क्या की दुश्मनी बहुत सारे अलग अलग राइवल गैंग से चल रही थी। हो सकता है कि किसी दूसरे गैंग ने उस पर हमला किया हो, लेकिन वो कौन लोग हैं ये भी साफ नहीं है। और क्या कोई मौके से पकड़ा गया है, ये भी अभी साफ नहीं है। हालांकि कोर्ट रूम में भीड़ होती है और बाहर भी पुलिस होती है, तो क्या जो हमलावर हैं वो मारने के बाद भागने में कामयाब रहे होंगे, ये भी क्या मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो लोग 2 लोग और जिनको गोली लगी है, उनके बारे में भी अभी डिटेल नहीं मिल पाए कि उनकी हालत कैसी है। जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो फिलहाल अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। जी चलिए, धीरे धीरे जो खबर है वो विस्तार से सामने आएगी तो और ज़्यादा जानकारी अच्छे से इसमें सामने आ पाएगी। मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो रोहिणी कोर्ट में नंबर 2 में ज़बरदस्त फायरिंग की ये खबर है और इस शूट आउट में 3 से 4 लोगों को गोली लगी है, ये खबर आ रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। और इसमें एक बड़े अपराधी के मारे जाने की भी खबर है। और मुकेश बता रहे थे कि पेशी के लिए इस अपराधी को लाया जा रहा था जब ये फायरिंग हुई। हालांकि कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, इसके बारे में अभी जानकारी जो है वो मिलना बाकी है। मुकेश, इस अपराधी के बारे में अगर आप बता पाएं थोड़ा, चलिए मुकेश से हम संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आप को हम बता दें, रोहिणी कोर्ट में ये शूट आउट हुआ है। कोर्ट में तमाम तरीके की सुरक्षा होती है, पुलिसकर्मी वहाँ होते हैं। ऐसे में किस तरीके से ये लोग हथियारों के साथ पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रोहिणी के कोर्ट नंबर 2 में ये फायरिंग हुई है और इस शूट आउट में कई लोगों को गोली लगी है। 3 से 4 लोग जो है वो गोली लगी है 3 से 4 लोगों को, और इसमें एक अपराधी के मारे जाने की भी खबर है जिसको यहाँ पर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से। मुकेश, जिस अपराधी की मौत होने की खबर
खबर आ रही है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बता पाएं, ये कौन अपराधी है और किस तरीके की मामले इनके नाम? देखिए, इसमें एक और बड़ी खबर आ गई है। वो ये है कि टिल्लू गैंग एक है दिल्ली में, जो कि गोगी गैंग का राइवल गैंग है। यानी कि टिल्लू गैंग और गोगी गैंग में बहुत पहले से दुश्मनी चली आ रही है और दोनों गैंग के कई दर्जन लोग इस अलग अलग गैंगवार में मारे गए हैं। तो जानकारी ये मिली है कि टिल्लू गैंग ने गोगी गैंग के लोगों पर हमला किया है कोर्ट में, जिसमें जितेंद्र गोगी की मौत मौके पर ही हो गई है। और जो बदमाश हमला करने आए थे, उन बदमाशों का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीछा करते हुए 2 हमलावरों को मौके पर मार गिराया है, जिसमें एक का नाम राहुल है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। इसके अलावा एक और बदमाश मारा गया है। तो 2 बदमाशों को पुलिस ने वहीं ढेर कर दिया है, जो कि जितेंद्र गोगी पर हमला करने आए थे। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी इंजर्ड हुए हैं इसमें, लेकिन पूरी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। ये पता चला है कि जितेंद्र गोगी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज कोर्ट में पेश करने लाई थी। उसी वक्त कुछ बदमाश वहां पर शायद वकील की ड्रेस में आए और उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बाद स्पेशल सेल के लोगों ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश मौके पर मारे गए हैं, जबकि पेशी पर आया जितेंद्र गोगी भी बदमाशों की फायरिंग में मारा गया है। जी मुकेश, कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? और शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उससे तो लग रहा है कि गैंग वॉर का मामला ये है। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला गैंगवार का है, जिसमें एक तरफ जो है जितेंद्र गोगी, जो कि कोर्ट में पेशी के लिए आया था, उस पर हमला हुआ और दूसरी ओर जो हमला करने वाले हैं वो टिल्लू गैंग के बदमाश हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो हमलावर थे वो वकील की ड्रेस पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर आए थे और उन्होंने हमला किया। इसके बाद स्पेशल सेल के लोगों ने उनका पीछा किया और 2 लोगों को मौके पर मार गिराया जो हमलावर थे। तो कुल 3 लोगों की मौत अभी तक कंफर्म बताई जा रही है और बाकी ये कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हमला करने आए थे, लेकिन अभी ये साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, और एक सवाल मुकेश ये भी कि कोर्ट का ये मामला है जहां पर तमाम तरीके की सुरक्षा होती है, पुलिस पूरी तरीके से जो है पुख्ता इंतजाम रखती है, ऐसे में कैसे ये लोग दाखिल हो गए अंदर? देखिए, जरा बिल्कुल मैंने कहा कि कोर्ट के परिसर में जो पुलिस है वो हर गेट पर होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन एक समस्या ये होती है कि जो वकील कोर्ट में होते हैं उनकी तलाशी पुलिस नहीं करती है, क्योंकि कई बार इसको लेकर जो तमाम वकील हैं वो विरोध करते हैं कि आखिर तलाशी क्यों ली जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उससे ऐसा लगता है कि जो बदमाश थे टिल्लू गैंग के, वो वकील की वेशभूषा में आए थे और शायद इसलिए उनकी तलाशी जो बाहर नहीं हो पाई और वो वेपन लेकर अंदर घुस गए और कोर्ट रूम में ही उन्होंने फायरिंग कर दी। तो इस तरह से जितेंद्र गोगी जो पेशी के लिए आया था वो मौके पर ही मारा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने जो हमलावर थे उनमें से 2 लोगों को मौके पर मार गिराया है, जिसमें एक राहुल नाम का बदमाश है जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, जबकि एक उसका साथी है और ये दोनों लोग टिल्लू गैंग से जुड़े हुए हैं। जी, लेकिन अब कई सारे सवाल मुकेश ये घटना खड़ी करती है, दिन दहाड़े इस तरीके से फायरिंग होना कोर्ट में और 2 गैंग वॉर की बात निकलकर जैसे कि शुरुआती जानकारी में लग रही है। ये इनके बारे में अगर आप बता पाएं, ये जो गैंग है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं ये कहां पर सक्रिय हैं और किस तरीके की वारदातें जो है इनके नाम है? देखिए, दोनों चाहे हम जितेंद्र गोगी की बात करें या टिल्लू की बात करें, ये दोनों ही बदमाश बाहरी दिल्ली के रहने वाले हैं और इनका झगड़ा कई साल पहले शुरू हुआ था और इस झगड़े में दोनों ही गैंग के कम से कम 20 से 25 लोग मारे जा चुके हैं अब तक। और खास बात यह है कि जब ये लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं तो कम से कम 25 से 30 राउंड फायरिंग करते हैं, कई बार ये 100 राउंड फायरिंग करते हैं। और एक बार हमने देखा था कि गोगी ने टिल्लू गैंग के लोगों पर बुराड़ी इलाके में फायरिंग कराई थी और वहां पर करीब 50 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें कई आम लोग भी इसमें उसकी चपेट में आ गए थे। तो जब ये जी, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो रोहिणी के कोर्ट नंबर 2 में ये फायरिंग होने की खबर आई है, जिसमें 3 से 4 लोगों को गोली जो है वो लगने की खबर सामने आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।